तो यार ले आए हो किसी एक के लिए नहीं बल्कि तुम सब के लिए बाकी हानमा की एक और खतरनाक किस्म की एपिसोड। और इस वीडियो में हम जैक वर्सेस रयान कुरे की फाइटर देखने लगे हैं। लेकिन इससे पहले दोस्तों हम लोग वीडियो की गहराइयों में खो भी जाए और उसमें समा भी जाए, मैं आप लोगों को एक बार फिर से मिलाना चाहूंगा अपने तीसरे चैनल प्ले रैंक से। तो दोस्तों हम इसका नाम गोस्ट गेमर में बदलने लगे हैं, तो फिलहाल इसके लिंक को मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, तो जाके जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब कर दो। तो चलो यार अब अपने कदम बढ़ाते हैं अपनी एक्सप्लेनेशन वीडियो की ओर। तो चलो यार शुरू करते हैं। तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे कटाहारा फाइटर्स को अनाउंस करने लगती है। तो दोस्तों हमारा पहला फाइटर कोई और नहीं बल्कि जैक हानमा होता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि यूजिरो हानमा का बड़ा बेटा है और बाकी का बड़ा भाई है, जिसमें हमें बताया जाता है जैक हानमा की हाइट 213 सेंटीमीटर है और इसका वेट 160 किलोग्राम है। इसने अपने आप पे तरह तरह की सर्जरी परफॉर्म किया, ड्रग्स का सहारा लिया और सबसे बढ़ के जो इसे खास बनाता है वो इसका ट्रेनिंग रेजिमेंट है, जिस वजह से इसने एक कातलाना फिजिक को अचीव कर लिया। सर्जरी और ड्रग्स की वजह से इसकी बॉडी ने काफी ज्यादा सफर किया। अगर कोई और इसकी जगह होता तो शायद से वो दर्द के मारे ही मारा जाता। एक बात बताता हूँ, जो दर्द जैक ने सहा है, जो पेन उसने बर्दाश्त किया, अगर उसे कोई शब्द की सूरत दे तो डैमेज इज नथिंग बट अ फ्यूल फॉर हिम। क्या आपको पता है मैंने क्या कहा? मतलब कि जैक ग्रो ही करता है अपने दर्द के सहारे पे, दर्द ही उसकी असली ताकत है। जैक ने इस फिजिक को पाने के लिए लड़कियों को ठुकरा दिया, दौलत को ठुकरा दिया, सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस किया। जैक के डोले शोले और उसका ऊंचा कद देख के यामाशीता की वहीं पे फट जाती है। यामाशीता कहता भी है कि ये दिखने से तो काफी ज्यादा डरावना दिख रहा है। इसके बाद बारी आती है जैक के अपोनेंट की, जो कि कैंगन वर्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। उसकी हाइट जो होती है वो 188 सेंटीमीटर टाल होती है और उसका वजन 94 किलोग्राम। जैक का अपोनेंट कुरे फैमिली से है, जो कि वो कुरे फैमिली का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर है। ये शख्स जाना जाता है अपनी ब्रुटैलिटी के कारण। इसका नाम है रयान कुरे। वैसे दिखने से रयान का वजन और उसकी हाइट चाहे भले ही जैक से कम होती है, लेकिन यहाँ पे इससे जरा भी फर्क तक नहीं पड़ता। फर्क तो सिर्फ यहाँ पे इससे पड़ता है कि कौन कितना सह सकता है और कौन कितना स्किलफुल फाइटर है। टोकुगावा रयान कुरे की स्ट्रेंथ से अच्छे से वाकिफ भी होता है और वह कहने लगता है कि इस फाइट का मुझे बरसों से इंतजार था। देखते देखते थोड़ी देर में दोनों के दोनों फाइटर्स एक दूसरे से कदम मिला के, नजर से नजर मिला के, कंधे से कंधा मिला के और नजर से नजर मिला के आमने सामने खड़े होते हैं। और अब जैसे जैसे करके दोनों एक दूसरे को घूर रहे होते हैं, हम देख पाते हैं आसपास का एटमॉस्फेयर एकदम से चेंज सा होने लगता है। और यही सेम चीज कात्सुमी भी नोटिस करता है। वो कहता भी है कि इन दोनों के आमने सामने आने से जैसे कि आसपास की चीजें मुरझाने लगी है। इसी बात को लेके शिकाबायाशी भी कहता है मुरझाने लगी है, मुझे तो सांस लेने में भी दुश्वारी होने लगी है। उधर ही हम टोकुगावा और मित्सु काताहारा को देखते हैं और इन दोनों बाबों के चेहरे से हमें लग रहा होता है कि वो लोग भी इस मैच को लेके काफी ज्यादा एक्साइटेड है। तो दोस्तों जानलेवा बैटल की शुरुआत होते ही दोनों के दोनों एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करते और दूसरे ही पल में एक दूसरे पे टूट पड़ते हैं। और जो ही दोनों के दोनों एक दूसरे की रेंज में जैसे ही एंटर करते हैं वो एक साथ पंच मारते हैं और दोनों के पंच एक दूसरे के मुंह पे सीधा जाके लगते हैं। ना कि सिर्फ इतना बल्कि हम देख पाते हैं दोनों के दोनों इसी तरह टूट पड़ते हैं और एक दूसरे पे पंचेस बरसाते चले जा रहे होते हैं मेरे भाई लोगों। तो दोस्तों जिस तरह से ये दोनों के दोनों एक दूसरे पे वार कर रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ अपने अपने हमलों को आजमा रहे हैं, दिखने से तो लग रहा है ये दोनों के दोनों खुद जानबूझ के एक दूसरे के हमलों को ब्लॉक या फिर डॉज नहीं कर रहे, बल्कि इसके बजाय वो यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज पे फोकस कर रहे हैं, वह है अपनी अटैक पावर। मतलब कि दोनों के दोनों ने एक दूसरे के जिस्मों को खुला छोड़ा हुआ है कि आ मुझे मार, और देखते हैं कौन कितनी देर तक सह सकता है। इन दोनों के फाइटिंग के नजरिया थोड़ा सा डिफरेंट है बाकियों को लेके। इनका ये मानना होता है कि कौन जितने पंचिस को सह सकता है और किसके पंचिस में ज्यादा पावर है वही सबसे ज्यादा पावरफुल फाइटर है।
यही चीज कार्टर भी बोलता है, क्या तुमने देखा ये दोनों के दोनों यहाँ पे अपने डिफेंस पे जरा सा भी फोकस तक नहीं कर रहे। बस वो दोनों के दोनों एक दूसरे में घुसाते जा रहे हैं अपने पंचेस। यहाँ तक भी सब ओके ही था कि अचानक से कात्सुमी काफी ज्यादा चौंक जाता है। वो सब का ध्यान रेयान कुरे की तरफ करवाते हुए कहने लगता है, दोस्तों रेयान कुरे को देखो, वो जैसे तैसे करके डैमेज लेता चला जा रहा है, उल्टा स्लो होने के बजाय उसके पंचेस ज्यादा फास्ट होते जा रहे हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा, रेयान कुरे के लिए भी डैमेज इज नथिंग बट अ फ्यूल फॉर हिम। क्या तुम्हें पता है मैंने क्या कहा है? मतलब कि पेन और दर्द ही उसे स्ट्रांग बनाता है। तो इसी वजह से हम देख पाते हैं रेयान कुरे के पंचेस और उसके वार अब जैक पे धीरे धीरे करके भारी पड़ने लगते हैं कि अचानक से एक जानलेवा वार फौरन से जैक के मुंह पे पड़ता है, जिससे होता ही है कि जैक बाउंड्री की दीवार से लगता है और दीवार से लगते ही अपने घुटनों पे बैठ जाता है। तभी रेयान कुरे धीरे धीरे करके उसकी ओर अपने कदम जमाता है और जैक जू उसके आगे झुका होता है तो रेयान कहता भी है, मत बताओ बस इतना ही जूस था तुम्हारे अंदर। सच बताऊं तो मुझे काफी ज्यादा अफसोस हुआ है, क्योंकि मैंने तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुना था। मैंने सुना था तुम एक वाहिद फाइटर हो जो कि मुझे टक्कर दे सकते हो, लेकिन देखो तो सही, तुम अपने घुटनों पे बैठे हो और मैं अपने कदमों पे खड़ा हूं। हमारे बीच में जमीन आसमान का फर्क है। तो दोस्तों उसके ये कहने की ही देर होती है कि हमें रेयान कुरे का एक छोटा सा फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है। यहाँ पे कटाहारा रेयान कुरे को बताता है कि वैसे मजाल है मेरी, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि फाइनली मैंने तुम्हारी टक्कर का फाइटर ढूंढ निकाला है। इस बंदे का नाम है जैक हानमा और ये दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन का बेटा है। इसके बारे में कहा जाता है कि इसने फेम, पैसा, लड़कियों को ठुकरा दिया सिर्फ ताकत को पाने के लिए। इसने तरह तरह की ड्रग्स का सहारा लिया और सर्जरी अपनी बॉडी पे परफॉर्म की ताकि वो बन सके जो कि वो आज जाना जाता है अपनी काबिलियत के दम पे। इसे यहाँ तक फाइटिंग मशीन और किलिंग मशीन जैसे कई टाइटल से भी बुलाया जाता है, लेकिन इससे जरा भी फर्क तक नहीं पड़ता। इसके लिए सब फाइटिंग ही सब कुछ है। क्या ये काफी नहीं है कि वो दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर का बेटा है? आखिर बढ़ बढ़ के तारीफें सुनने के बावजूद भी रेयान कुरे जोर जोर से मुस्कुराने लगता है, हंसने लगता है और उसका मजाक उड़ाने लगता है। पर इस सब के बावजूद भी रेयान कुरे उससे लड़ने के लिए मान ही जाता है और इसके फौरन बाद वो अपने कदमों पे खड़ा हो जाता है, अपने जानून और जज्बे से उबरने लगता है और वो ये कहता भी है, चाहे उससे दुनिया भी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर बुलाने लग जाए, मुझे से जरा भी फर्क तक नहीं पड़ता, क्योंकि मैं कसम खा के कहता हूँ कि वह बंदा चाहे भले ही कितना मर्जी पावरफुल हो, वो मुझे नहीं हरा सकता। मुझसे लड़ने के बाद वो समझ जाएगा कि उसने जितने भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अपनी बॉडी पे किया है वो सब के सब यूजलेस है। कहानी प्रेजेंट पे आती है और रेयान कुरे अभी भी यही भौंक रहा होता है, क्या हुआ तुम अभी भी अपने घुटनों पे बैठे हो? दोस्तों हम देख पाते हैं जैक हानमा के जिस्म में जर्रा भी मूवमेंट तक नहीं होती। बाकी वर्ष के फाइटर्स को अब फिक्र सी खाई जाने लगती है कि भाई ये क्या, हमारा इतना शक्तिशाली फाइटर सिर्फ कुछ ही सेकंड में हार गया। दोस्तों बाकी हानमा भी अपनी बाई को थोड़ी दूरी से देख रहा होता है। कहानी रेयान कुरे पे जाती है जो कि अभी भी बोली जा रहा होता है कि तुम मेरे जर्रा सी भी बराबरी तक नहीं हो। कि इससे पहले वो अपने सेंटेंस को कंप्लीट कर भी पाता कि अचानक से जैक हानमा का खतरनाक किस्म का बूसा उसके सीधा मुंह पे पड़ता है। इतने शक्तिशाली पंच को रिसीव करने के बावजूद भी रेयान कुरे कैसे ना कैसे करके अपने कदमों पे लैंड करता है। इसके चलते रेयान कुरे जैसे तैसे करके अपने आप को संभालता ही है कि अचानक से उतने में वो जैक हानमा को अपनी करीबी में पाता है, इतना करीबी में कि रेयान कुरे अब अपने डिफेंस में भी नहीं जा पा रहा होता। पर फिर भी वो फोन से अपने हाथों को उठा लेता है और जितना हो सके उतना ब्लॉक करने की कोशिश करता है। इस वक्त यहाँ पे जैक उस पे पूरे तरीके से बाड़ी पर होता है। शिकाबायाशी ये देख के कहता भी है कि रेयान से इतना खतरनाक किस्म का पंच खाने के बावजूद भी ये बंदा दूसरे ही पल में उस पे ऐसे टूट पड़ा है जैसे उसने जरा भी डैमेज नहीं ली। तो हाँ दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा था, डैमेज इज नथिंग बट अ फ्यूल फॉर हिम। ना कि सिर्फ इतना बल्कि थोड़ी देर में जैक उसके डिफेंस
को तोड़ते हुए एक खतरनाक किस्म के पंच से रेयान को उड़ा के जमीन की घसीटियां देता है। और थोड़ी देर में इस वक्त रेयान अपने घुटनों पे बैठा होता है और जैक अपने कदमों पे खड़ा होता है। रेयान को ऐसे ही लगने लगता है कि जैक ने बाजी पलट डाली और उसके ही डायलॉग को उसके ही मुंह पे मार डाला। ना कि सिर्फ इतना बल्कि अब ऊंचाई से जैक उसे अपनी गिरवी निगाहों से घूर रहा होता है और उसकी निगाहें भी जैसे कि वही कह रही हो, वही सब कुछ बोल रही हो जो कि रेयान ने थोड़ी देर पहले जैक को बोली थी जब जैक अपने घुटनों पे बैठा हुआ था। मगर अगर सच कहूं तो जैक रेयान जैसे ही अपोनेंट की तलाश में था। उसे एक ऐसा अपोनेंट चाहिए था जो उसकी बराबरी कर पाए। हाँ दोस्तों, एक ऐसा अपोनेंट जो कि उसके पहले दूसरे हमले से ही बेहोश ना हो जाए। और रेयान वैसा ही अपोनेंट था जैसे जैक चाहता था, क्योंकि रेयान ने एक नहीं बल्कि कहीं कहीं तरह तरह के वार जैक के सहेली होते हैं। तो दोस्तों फिलहाल इसी के साथ हमारी वाली एपिसोड यहाँ पे खत्म होती है।